हो गया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमारा नया सेशन चालू हो रहा है जिसके अंदर हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स बिल्कुल डीपली करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा बैच चालू हो रहा है एक तरीके से जीरो टू हीरो बैच है। इसके अंदर हम लोग सारे टॉपिक चैप्टर 1 से लेकर जहां तक हमारा इंडियन इकोनॉमी का है या हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है 12th क्लास के अंदर, बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, और इसे ध्यान में रखते हुए हमारे चाहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है, नोट्स हो, वो सारी चीज आपको मिलेंगे। बैच का नाम जीरो टू हीरो। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताना है। ठीक है, हम लोग चालू कर रहे हैं। आज की जो क्लास हमारी चालू होगी वो हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, हमारा टॉपिक चलेगा वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम चालू कर रहे हैं चैप्टर 1 से। दोनों बुक कवर होगी, पीआर जैन, संदीप गर्ग, दोनों बुक बिल्कुल पूरी तरीके से कवर होगी। ये जो मैंने जो नोट्स या जो तुम्हारे पीपीटी जो मैंने तैयार करी है, ये नोट्स जो मैंने तैयार करे हैं ये दोनों बुक के हिसाब से नोट्स तैयार हुए हैं। और आपको, अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो अच्छे से देखी, ये पूरी क्लास आप लोगों ने अच्छे से देखी, तो आप लोगों को इससे बाहर कोई और चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पढ़ोगे और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग ग्रैब करोगे। ठीक है, हमारा बैच का नाम जीरो टू हीरो। मैं दीपक सर। चलिए आज से हम क्लास इसकी चालू करते हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास चालू करते हैं। पहले हमारा जो कंटेंट है इंडियन इकोनॉमी का हम वो देखेंगे। ठीक है, देखो इंडियन इकोनॉमी का जो कंटेंट है हमारा, उसमें क्या है, वन टोटल चैप्टर कितने हमारे अगर टीआर जैन के हिसाब से देखा जाए तो 9 चैप्टर है। ठीक है, और अगर संदीप गर्ग के हिसाब से देखें तो ये 2 चैप्टर जो है, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल 5 ईयर प्लान। ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी, ये जो दोनों चीज है ये आपका क्या कर रखा है, एक चैप्टर के साथ मिक्स कर रखा है टीआर जैन के अंदर। ठीक है, टीआर जैन के अंदर तो सिंगल सिंगल दे दिया, संदीप गर्ग के अंदर आपको अलग अलग टॉपिक करके मिक्स करके दे दिया। उसके अंदर टीआर जैन में अलग अलग चैप्टर बना दिए, संदीप गर्ग में मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा कंटेंट है। कंटेंट आजकल कोई पढ़ने वाला कोई सिस्टम नहीं है, कंटेंट तो सब देखते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो आज का सेशन चल रहा है वो जो हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा, देखो हम करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति, हमारा देश कब आजाद हुआ, 1900, हमारा देश आजाद कब हुआ, हमारा देश आजाद कब हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इससे पहले की इकोनॉमी कैसी थी इसके बारे में हम लोग करेंगे, इससे पहले की इकोनॉमी हमारी कैसी थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसमें आज का टॉपिक हमारा क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक और द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लास 12th की ये इकोनॉमिक्स है। ये देखो हमारा देश कौन सा देश था, एक कृषि प्रधान देश था। हमारा जो देश था एक कृषि प्रधान देश था, मतलब जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी पहले भी। ठीक है, ये देखो बैलगाड़ी में है ना, और ये मैं किसान घर से आता हूं, तो ये मैं हूं, ठीक, खेती कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो आपको इसके अंदर एक ये चैनल ऐसा है, इस चैनल के अंदर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों एक साथ की पढ़ाई करी जाएगी। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा देते हैं, कुछ चैनल ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं। मैं दोनों मीडियम में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे बहुत अच्छे से क्लियरेंस मिलेगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी। ठीक है गाइस, अब देखो हमारा जो है इंडियन इकोनॉमी बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो आजादी से पहले कैसी थी। क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर वॉज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
मतलब जो खेती थी वो सबसे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, खेती बाड़ी सबसे ज्यादा करी जाती थी। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री हो गया, इसमें हमारा देश बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, तो हमारा देश क्या था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा क्या था, फेमस था। फिर उसके बाद इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स वर फेमस द वर्ल्ड। हमारा देश जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं होती थी ना, हस्तकला, हस्तकला के अंदर जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं होती थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, फेमस थी। विश्व में हमारा इसमें बहुत अच्छा व्यापार था। देखो लिखा हुआ है ना, कृषि मुख्य व्यापार, सूती वस्त्र, धातु, है ना, हस्तशिल्प, जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं होती थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, ये ये अब खेती बाड़ी का स्ट्रक्चर बना दिया। ये हमारे घर के लोग हैं, मतलब हमारे घर के, पूरा भारत हमारा घर है ना, ये हमारे घर के लोग हैं जो खेती करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखो, कृषि लोगों का मुख्य आर्थिक गतिविधि, मतलब मेन जो सोर्स था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। ठीक है, अब देखो हैंडीक्राफ्ट, ये हाथ से बनी है वस्तु, जो हाथ से, तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के आसपास जो कालीन बनती है आज तो मशीन से बन रही है, दरियां जो बनती है वो मशीन से बन रही है, पहले वो हाथ से बनाती थी। स्वेटर हो गया, पहले हाथ से बनते थे। ये देखो सूती वस्त्र, है ना, पत्थर के काम जैसे हस्तशिल्प उद्योग विकसित हुए। ठीक है, तो मतलब ये हमारे देश, तुमने देखा होगा तुम जब घूमने जाते होगे मंदिर के अंदर, या पुरानी जो मस्जिदें हैं, पुरानी जो मंदिरें हैं, उसके अंदर हाथ से कारीगरी करी गई है, तो हस्तकला बहुत ज्यादा फेमस थी। अब देखो, मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, वहां से जो ब्रिटिश आए थे हमारे देश के अंदर, उनका मेन गोल क्या था, मेन पर्पस क्या था, तो मेन पर्पस क्या है, सप्लाई रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश इंडस्ट्री। यहां से कच्चा माल लेकर जाएंगे ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, प्रोवाइड मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, मतलब ये, मान लो ब्रिटिश है और ये क्या है, इंडिया है। ठीक है, यहां से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, यही लिखा हुआ है, सप्लाई रॉ मटेरियल। और वहां से जो उनका जो ब्रिटिश गुड्स है वो यहां पर लेकर आएंगे सामान बेचने के लिए, इसीलिए वो लोग यहां पर आए। वो लोग यहां पर क्यों आए, तो इन्हीं कारणों से आए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, मैंने आपको बताया हमारा जो बैच चल रहा है वो क्या चल रहा है, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो। इसके अंदर हम जीरो से हीरो बनेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। मैं दीपक सर आपके एंड तक साथ दूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मार्क्स मैं ही निकलवा के दूंगा, गारंटी। जो टॉपिक बता देंगे उससे ही आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये देखो, कच्चा माल लेकर जाना, ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार में उपलब्ध करवाना। फिर अगला टॉपिक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एस्टिमेट इंडिया जीडीपी पर कैपिटल जीडीपी। अब देखो इसमें क्या लिख दिया, हमारे हिंदी में भी देख लो, पढ़ लो एक बार। ब्रिटिश सरकार ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद का अनुमान नहीं लगाया था, मतलब उन्होंने हमारे देश की जीडीपी नहीं निकाली। ठीक है, सम इंडिविजुअल, कभी ब्रिटिश सरकार ने जीडीपी नहीं निकाली, लेकिन कुछ इंडिविजुअल पर्संस थे जिन्होंने जीडीपी निकाली, जैसे दादा भाई नेहरूजी, विलियम डिग्बी, फैंडली सिराज, वी के आर वी राव, आरसी देसाई, ये सारे जो लोग थे, इन्होंने हमारे देश के अंदर हमारे देश की जीडीपी निकाली, पता लगाया कि इस देश की जीडीपी है कितनी। ठीक है, वही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, उस समय अगर हम बात करें हमारे देश की इकोनॉमी की, अगर हम बात करें तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ रेट जो था, दो ग्रोथ रेट जो था वो 2% से भी क्या था, कम था। मतलब उन लोगों ने जो जीडीपी निकाली तो उन लोगों ने ये पता करा हमारे देश की इकोनॉमी जो थी, हमारे देश की जो जीडीपी थी वो 2% से भी कम रेट से बढ़ रही थी, और जो पर कैपिटा इनकम थी वो 0.5 से भी कम से बढ़ रही थी। 0.5 सोचो कितना होगा, कितनी लोगों की इनकम होगी। भूखमरी के हालात थे, भूखे मर रहे थे लोग, लोगों के अंदर। मैं भी एग्जाम्पल देता हूं कि हमारी भी स्थिति ऐसी है, एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल, काल्पनिक बातें होती है, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। कि हमारे घर में भी खाना जो बनता है ना, दाल और रोटी, दाल में पानी की मात्रा ज्यादा और हल्दी की मात्रा ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बस एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो यही बोला ना, दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी और फाइनले सीरस, वी के आर वी राव, इन सब ने क्या निकाली, जीडीपी निकाली।
2% के रेट से कम से बढ़ रहा था, और 0.5 की क्या थी हमारे देश में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब देखो इंपोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड मतलब कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है औपनिवेशिक काल। कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है औपनिवेशिक काल। एक सेकेंड, कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल का मतलब जो ब्रिटिश सरकार थे ना, उस समय इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किस तरीके का था ये बताना है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किस तरीके का था ये बताना है। देखो क्या लिखा हुआ है, बैकवर्ड था, स्टैग्नेंटो थी, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड के अंदर। मतलब बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर बहुत पीछे था, और गतिहीन, स्टैग्नेंट का मतलब होता है गतिहीन। ठीक है, स्टैग्नेंट का मतलब होता है गतिहीन, बैकवर्ड का मतलब पिछड़ी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था और गतिहीन अर्थव्यवस्था। मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे थी और बहुत धीरे धीरे गतिहीन, गति ही नहीं थी उसके अंदर। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर का उत्पादन बहुत कम होता था, और सबसिस्टेंस फार्मिंग करी जाती थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है निर्वाह खेती। निर्वाह खेती का मतलब होता है जो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए उत्पादन करते हैं ना, वो निर्वाह खेती कहलाती है। ठीक है, अब देखो फिर फार्मिंग वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हमारा देश के जो फार्मर्स थे किसके ऊपर डिपेंड थे, रेनफॉल पर, मतलब वर्षा पर निर्भर थे। किसके ऊपर निर्भर थे, वर्षा के ऊपर निर्भर थे फार्मिंग। ठीक है, अब देखो यही चीज इसमें लिखा हुआ है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, गतिहीन का मतलब स्थिर, उत्पादन बहुत कम था, निर्वाह खेती होती थी, ठीक है, और बारिश के ऊपर निर्भर थी। हमारे देश के जो किसान थे उनके पास सुविधाएं सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड ऑन बाय द लैंडलॉर्ड, मोस्ट ऑफ द टिलर्स वर लैंडलेस। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लैंडलॉर्ड थे, जो जबरदस्ती किसानों पर अत्याचार करते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लैंडलेस थे, मतलब जमीन जो थी खेती करने वाली, अधिकतर वो जमींदारों के पास थी। जमीन जो थी खेती करने वाली अधिकतर वो जमींदारों के पास थी। ठीक है, और फिर उसके बाद बता, मोस्ट ऑफ द फार्मर वर पुअर, क्या थे, बहुत ज्यादा फार्मर जो थे वो गरीब थे। दे डिड नॉट हैव इनफ कैपिटल, उनके पास पैसा नहीं होता था इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उनके पास पैसा नहीं होता था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, दे डिड नॉट नो अबाउट द मॉडर्न, उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, फिर उसके बाद नो इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे वो इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर। अगर वो, ठीक है, इरिगेशन के लिए उनके पास पैसा नहीं था, मतलब सिंचाई की सुविधा के लिए पैसा नहीं था, फूड के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, मतलब बाढ़ आ गई तो कुछ नहीं हो पाता था। ठीक है, इन सब चीजों के लिए, यही देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है। अधिकांश उपजाऊ भूमि थी किसके पास, जमींदारों के पास, और जो जोतने वाले थे वो भूमिहीन थे। किसान क्या थे, गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था। सिंचाई की सुविधा के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, सीढ़नुमा खेती के लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। ठीक है, तो देखो हीरो टू जीरो बैच, इसके अंदर आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा हीरो तक। बहुत आसान टॉपिक, इतने आसान तरीके से कि एक बार पढ़ोगे आप बना बना के लिख सकते हो। याद क्या करना, याद करने की जरूरत नहीं है। याद, मैं कभी आज तक मैंने बच्चों को नहीं बोला कि तुम याद करोगे, याद करने की हमें जरूरत ही नहीं है। हीरो टू जीरो बैच, बस दबा करो लाइक शेयर। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हमने बना दिया स्ट्रक्चर, कृषि क्षेत्र। कॉजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्ट्रगल ड्यूरिंग द इकोनॉमिक, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कॉलोनियल टाइम के उसमें एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट, गतिहीन क्यों थी, क्योंकि देखो जो जमीन थी वो जमींदार के पास थी, उन्होंने फार्मर से बहुत ज्यादा रेंट लेना चालू करा, उन्होंने फार्मर्स से
बहुत ज्यादा रेंट लेना चालू करा, जबरदस्ती किराया लेना चालू करा। ठीक है, फिर उसके बाद द गवर्नमेंट फोर्स फार्मर टू कल्टीवेट कैश क्रॉप, और जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जबरदस्ती उनके ऊपर बाध्य करा कि तुम कैश क्रॉप करो, खेती ऐसी करो जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। ठीक है, लो प्राइस में उनसे सामान खरीदते थे और महंगा बेचते थे। मतलब देखो क्या, दोबारा सुनो, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जमींदारी प्रथा चली। जमींदारी प्रथा के अंदर यह हुआ, जबरदस्ती उनसे खेती करवाई जाती थी अपनी मनमर्जी से, और अपनी मनमर्जी से ही किराया लिया जाता था। जमीन छीन ली, छीनी हुई जमीन को ही उन्हें किराए पर दिया गया, उनसे किराया वसूला गया जबरदस्ती, नहीं देते थे तो मारते पीटते थे। ठीक है, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो भी प्रॉफिट होता था वेंट द हैंड द लैंडलॉर्ड, जितना भी प्रॉफिट होता था उस खेत के अंदर। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो इसे थोड़ा सा मैं अगर साइड कर दूं तो इस पर बताता हूं। ये एक खेत है, ये एक खेत है, मेरा खेत है। मान लो ये मैं हूं दीपक सर, मेरा खेत है, मैं एक गरीब किसान, मैं एक गरीब किसान, मेरी जमीन जबरदस्ती एक अमीर इंसान ने छीन ली, मेरी ही जमीन छीन ली गई, और इस इंसान ने मेरी ही जमीन को जो उसने छीनी थी वो मेरे को किराए पर दे दी, और जबरदस्ती किराया वसूला जा रहा है, और जबरदस्ती किराया क्या करा जा रहा है, वसूला जा रहा है। तो वो है जमींदारी प्रथा। ठीक है, और उस खेती के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता था, मैं ही खेती कर रहा हूं मेरी जमीन पर, लेकिन प्रॉफिट किसका होता था, इस अमीर इंसान का। ठीक है, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द एग्रीकल्चर, गला थोड़ा खराब है, आवाज थोड़ी आ रही होगी, एडजस्ट करना। ठीक है, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ये तो मैंने बता ही दिया, लैंडलॉर्ड के पास चले आता था। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैंने बता दिया ना, औपनिवेशिक काल में भारत की कृषि में ठहराव के क्या कारण थे। जमीन जमींदारों के पास थी, जमीन जमींदार के पास चली गई, वे किसानों से भारी लगान, लगान मतलब किराया वसूलते थे। ठीक है, जैसे तुमने मूवी देखी होगी लगान, दुगना लगान, हम तुमसे दुगना लगान वसूल करेगा, है ना, तो वही है 3 गुना लगान वसूल करेगा, है ना। तो वही है, सरकार किसानों को नगद फसल उगाने के लिए बाध्य करती थी, और अंग्रेज इन फसलों को बहुत कम कीमत देते थे। ठीक है, नगद फसल उगवाती थी, और जो फसल उगती थी वो अंग्रेज बहुत कम कीमत पर उनसे खरीद लेते थे। खेती होने वाले जो मुनाफा था वो जमींदार ले लेते थे। ठीक है, और इनसे जो इस्तेमाल था वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी, लग्जरियस जिंदगी, विलासिता मतलब होता है लग्जरियस, ठीक है, की जिंदगी जीते थे। खेती में आधुनिकीकरण के लिए इन्वेस्टमेंट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा। मतलब जमींदारी प्रथा का मतलब ये है, जितना भी पैसा आया ब्रिटिश सरकार ने यूज करा, लेकिन उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ जी, लग्जरी के अंदर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ठीक है, अब देखो, द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी। जो ब्रिटिश सरकार है ना, जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने कोई भी स्टेप नहीं लिया किस चीज के लिए, फार्मर्स के इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। परमानेंट सिंचाई की सुविधा कोई नहीं आ पाई। आज भी हमारा देश जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वर्षा के ऊपर निर्भर है। आज भी हमारा देश किसके ऊपर डिपेंड है, वर्षा के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो क्या कहलाया हमारा, ये कहलाया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फार्मर वर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट। ठीक है, जो ज्यादातर किसान थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे। फार्मर डिड नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर और मैनर, किसानों के पास खेती करने के लिए ना केमिकल होते थे, ना फर्टिलाइजर होते थे, ना मैनर्स होते। मैनर मतलब खाद्य पदार्थ, दवाइयां भी नहीं होती थी, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स भी नहीं होते थे। फार्मर डिड नॉट यूज मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन्होंने मतलब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी। डू नॉट इन्वेस्ट वॉज मेड इन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने फ्लड कंट्रोल के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए
कोई भी कार्य नहीं अपनाया। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, सरकार ने किसानों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अधिकांश किसान अशिक्षित थे और अज्ञानी थे। किसान रासायनिक खाद्य पदार्थ, उर्वरक और का उपयोग नहीं कर पाते थे। किसान खेती के लिए आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। ये सब लोग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सीढ़ीनुमा खेती और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा गया। अब देखो किस तरीके से मार पड़ी हमारे देश के ऊपर। पहले हमारा देश ना, पहले सोने की चिड़िया, क्या था? सोने की चिड़िया, अब चिरोटा बन गया है। पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब हमारा देश एक चिरोटा बन गया है। क्या बन गया? चिरोटा। ठीक है, अब देखो जमींदारी सिस्टम आ गया ना, मतलब बहुत अच्छी पीपीटी तैयार करी है हम लोगों ने, बहुत अच्छा सिस्टम। ये देखो, ये बेचारे गरीब किसान है ना, यानी दीपक सर, और ये जो है देखो चश्मा लगा के सूट बूट पहन कर तैयार है, कौन? जमींदार। ठीक है, समझ में आ गया। जमींदारी सिस्टम वाज लैंड रिवेन्यू सिस्टम। ये एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसने लागू करा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू करा, सबसे पहले बंगाल के अंदर। अंडर दिस सिस्टम जमींदार बिकम एज ऑनर, जो जमींदार है वो जमीन का मालिक बन जाएगा। ठीक है, द लैंड ही हैड टू पे फिक्स्ड। ठीक है, मतलब जमींदारों को, ये जमींदार है, ये इनको मालिक बना दिया और ये फिक्स रेंट पे करेगा। किसको? इसको, मतलब मेरे को फिक्स रेंट देना पड़ेगा इसे। ठीक है, यही था हमारा जमींदारी प्रथा। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, वही गरीब किसान यानी मैं, ये तुम लोग हो, तुम लोग अमीर हो, मैं तुम्हें लगान चुका रहा हूं, किराया दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जमींदारी प्रथा है। कहां पर लागू करा गया? बंगाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू करा गया। भू राजस्व व्यवस्था बोली जाती थी इसे। जमींदारी भूमि का मालिक बन जाता था। ठीक है, और सरकार उसे निश्चित राशि वसूलता था। ये जमींदारी प्रथा थी। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम द लाइफ ऑफ परजेंट वॉज मिसरेबल, दे हैड टू पे हैवी रेंट। द जमींदार, इस सिस्टम के अंदर उनकी जो लाइफ थी ना, किसानों की, जो मेरी जो लाइफ है, बहुत बेकार लाइफ, बहुत गरीबी लाइफ। ठीक है, और ज्यादा रेंट पे करने की वजह से उनकी जिंदगी क्या हो गई? तबाह हो गई, खराब हो गई। प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर वेंट टू द हैंड ऑफ जमींदार। प्रॉफिट किसके पास जाता था? जमींदारों के पास जाता था। दे डिड नॉट यूज दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये बोला कि ये जो मनी है ना, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड नहीं करा गया किसानों के द्वारा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब सही है ना? अब देखो, रियल कल्टीवेटर डिड नॉट एंजॉय ओनरशिप। जो असली का जो मालिक था, मतलब जिसकी वो जमीन थी, जो उस जमीन पर खेती करता था, वो उसकी ओनरशिप को लाभ नहीं उठा पाया। राइट द देयर लैंड्स, दे कुड बी इविक्टेड ऑफ एनी टाइम। वो कभी भी उनसे छीन लिया जाता था। इसी जमींदारी प्रथा की अभी हम बात कर रहे हैं। जमींदारी प्रथा के तहत किसानों का जीवन दयनीय था, बहुत बेकार। भारी लगान चुकाना पड़ता था, इसीलिए मुनाफा जो था वो जमींदारों के पास चले जाता था। असली किसान अपने जीवन के मालिकाना हक नहीं था, उन्हें कभी भी बेदखल कर दिया जाता। मतलब आज तुम खेती कर रहे हो, कभी भी तुमसे छीन ली जाएगी वो खेती, किसी और को दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है कॉलोनियल कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग। ब्रिटिश सरकार के दौरान कमर्शियल फार्मिंग भी होती थी। कमर्शियल फार्मिंग में क्या बोला? अभी हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर दो पॉइंट आए, जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम। दूसरा आया कमर्शियल ऑफ फार्मिंग। ठीक, कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग, मतलब जो खेती है उसको व्यापारीकरण कर दिया। वाणिज्यिक खेती, व्यापारिक खेती। कल्टीवेट क्रॉप फ्रॉम सेलिंग ऑन द मार्केट कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। जो खेती हुई उस खेती को मार्केट में बेचना कमर्शियल फार्मिंग कहलाई। ब्रिटिश वांटेड टू रॉ मटेरियल, ब्रिटिश चाहती थी कि उन्हें कच्चा माल मिल जाए फॉर देयर इंडस्ट्री, क्योंकि वहां की जो इंडस्ट्री थी उसके लिए। सो दे इनकरेज द
कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। ठीक है, क्या करा उन्होंने, इनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, कॉटन, शुगर केन, इन सब की खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया। द फार्मर वर पेड वेरी लो प्राइस फॉर द क्रॉप, जो फार्मर है उन्हें बहुत सस्ते दाम पे करे जाते थे खेती करने के लिए। एज दे स्टॉप द कल्टिवेट फ्रॉम द फूड क्रॉप लाइक वीट राइस, मतलब गेहूं की खेती, चावल की खेती उनसे बंद करवा दी गई, उनसे वो वाली खेती करवाई गई जिससे मुनाफा ज्यादा। वाणिज्यिक खेती के अंदर, कमर्शियल फार्मिंग के अंदर किसानों से जबरदस्ती वो वाली खेती करवाई गई जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, देखो बाजार में बेचने के लिए फसलों की खेती की वाणिज्यिक खेती कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने अपने उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए था, इसलिए उन्होंने नील, कपास, गन्ने की खेती के ज्यादा जोर दिया, ज्यादा देखो बढ़ावा दिया, है ना। किसानों को उनकी फसल के लिए बहुत कम कीमत दी जाती थी, किसानों को उनकी फसल के लिए बहुत कम कीमत दी जाती थी। जब उन्हें गेहूं और चावल जैसी खाद्यान्न फसलों की खेती बंद कर दी तो उन्होंने बाजार में खाद्यान्न खरीदना पड़ा। ठीक है, मतलब जब किसानों से जबरदस्ती खेती बंद करवा दी, किसकी, गेहूं और चावल की, तो किसानों को अब जमीन बाहर से खरीदना पड़ा। ठीक है, खाने वाली वस्तुएं किससे खरीदनी पड़ी, बाहर से खरीद करनी पड़ी। ठीक है, और ना उनके पास क्या थे, किसानों के पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे सामान खरीदने के लिए। ठीक है, देखो अब आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये इंडस्ट्री है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र आएगा अब, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, ये देखो उद्योग कारखाने, छोटे छोटे बच्चे लगे हैं काम करने में, है ना, ये देखो छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं काम करने में, है ना। अब मेन फीचर इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द, मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वो कैसा था ये बताना है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति का 1947 में इंडस्ट्रियल सेक्टर, द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। देयर एम वॉज टू यूज इंडिया एज द मार्केट, द फिनिश्ड गुड्स एज सोर्स, रॉ मटेरियल, फीड द इंडस्ट्री। मतलब वहां से हमारे देश के अंदर जब ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, मतलब खत्म करना, हमारे देश को खत्म करने के लिए, हमारे देश की इंडस्ट्री को खत्म करने की पॉलिसी अपनाई, हमारे देश की इंडस्ट्री को खत्म करने की पॉलिसी अपनाई। खत्म करने की पॉलिसी में क्या था, खत्म करने की पॉलिसी में यह था कि इंडिया को फिनिश गुड्स का मार्केट बनाना है, यहां पर तैयार माल लाकर बेचना है और यहां से कच्चा माल, रॉ मटेरियल लेकर जाना है। इस तरीके से उन्होंने यूज करा। द इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, इंडियन की जो ट्रेडिशनल, जो फेमस इंडस्ट्री थी हाथ से बनी वस्तुओं के लिए, वो क्या हो गई, कम होने लग गई, वो क्या हो गई, डिक्लाइन होने लग गई। द इंडियन गुड्स लॉस्ट देयर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड। ठीक है, द इंडियन गुड्स लॉस, जो इंडियन सामान था, भारतीय वस्तु थी, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड क्या हो गई, क्रैश हो गई, डिमांड कम हो गई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारत के औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता, औद्योगिकरण करा गया, तैयार माल लेकर जाते थे और यहाँ पर तैयार माल लेकर आते थे, कच्चा माल लेकर जाते थे, जब कच्चा माल का स्रोत बन गया। भारतीय पारंपरिक उद्योग जो थे उनका क्या हो गया, वस्तु अंतरराष्ट्रीय मांग खत्म हो गई, हमारे विदेशों जो मांग थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आया। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज वेरी स्लो इन इंडिया, जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो क्या थी, बहुत धीरे थी। द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी स्टेप फॉर इंडस्ट्रियल, मतलब हमारे देश के अंदर जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, नई नई टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री थी हमारे देश की, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो कम हो रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो कम हो रही थी। ब्रिटिश सरकार ने उसके लिए कोई स्टेप नहीं अपनाया। ठीक है, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड, जैसे रेलवे, पावर जनरेशन, कमर्शियलाइजेशन, पोर्ट, मतलब जो सरकारी सेक्टर जो थे, पब्लिक सेक्टर जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो लिमिट थे, जैसे रेलवे के अंदर, पावर जनरेशन कम, यही थी सिर्फ सरकार के हाथ में था। धीरे धीरे वो क्या करने लग गए थे, हमारे देश के अंदर अपनी अपनी कंपनियां खोलने लग गए थे। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डिड नॉट कम अप इन इंडिया, हमारे देश के अंदर कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं आई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई, छोटी छोटी इंडस्ट्री, तबाह करने की इंडस्ट्री। वी हैड इंपोर्ट ऑल मशीन, मतलब हमारे देश के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी,
हमारे देश के अंदर जितनी भी मशीनें थी वो हम लोग क्या करने लग गए, इंपोर्ट करने लग गए, टूल बाहर से मंगाने लग गए, ब्रिटिश से मंगाने लग गए। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, बहुत धीमा विकास था। सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सरकार मतलब भारत की सरकार नहीं, ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर राज करा, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका रेलवे, बिजली, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कैसे थी, रेलवे थी और बिजली थी। उत्पादन, संचार और बंदरगाहों तक सीमित थी। उत्पादन संचार जो थे वो बंदरगाह तक सीमित थे, ठीक है। सार्वजनिक जो क्षेत्र थे वो किसमें, रेलवे तक सीमित था। भारत में पूंजीगत सामान उद्योग नहीं लगा। भारत में कोई पूंजीगत सामान का उद्योग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का उद्योग नहीं लगा। हमें सभी मशीनों और औजार विदेशों से मंगाने पड़ते थे। मतलब हमारे देश की जो इंडस्ट्री थी वो सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दी गई। विदेशों से सामान मंगाते थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का भी सामान, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल द डिक्लाइन इंडिया हैंडीक्राफ्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे देश के जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है वो क्या हो गया, क्रैश हो गया, हमारे देश का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस क्या हो गया, खत्म हो गया। सबसे पहला फैक्टर आता है, सबसे पहला फैक्टर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी क्या हो गई, खत्म कर दी गई। मतलब द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी एक्सपोर्ट। हैवी एक्सपोर्ट का मतलब ये इंडिया, यहां से विदेश सामान गया, वो एक्सपोर्ट कहलाता है। जब हम अपने देश से सामान विदेश में भेजते हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट कहलाया। एक्सपोर्ट में उसने क्या करा, हैवी ड्यूटी लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा कर दी, जिससे रॉ मटेरियल वर इंपोर्ट फ्रॉम, नहीं, एग्जम्प्टेड, सॉरी, एग्जम्प्टेड कर दिया। मतलब जब सामान विदेश जाएगा तो जो टैक्स था, जो कर था, वो हटा दिया, कम कर दिया। अब क्या होगा, जब टैक्स हट गया तो ब्रिटिश सरकार आसानी से लेकर चले जाने लग गए, टैक्स ही नहीं लगा रहा था, क्योंकि एट द सेम द गवर्नमेंट अलाउड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फ्रॉम गुड्स। मतलब यहां से अगर सामान जाएगा तो टैक्स कम लगेगा, और वहां से अगर सामान आएगा तो टैक्स पूरी तरीके से हटा दिया। अगर यहां से सामान जाता है तो बोला टैक्स बहुत कम लगेगा, देख क्या लिखा है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम एक्स, ठीक है, और वहां से सामान आएगा तो भी टैक्स फ्री। मतलब जाने का भी नहीं, आने का भी नहीं, खर्चा नहीं लग रहा, तो उनका सामान तो हमारे देश में क्या होगा, सस्ता ही मिलेगा ना। फिर कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स, लो कॉस्ट, उनका सामान सस्ता था। फिनिश ब्रिटिश गुड्स इंपोर्टेड इन द लार्ज स्केल गुड्स फेस स्टिफ कंपटीशन मार्केट। मतलब देखो उन्होंने खत्म कैसे करा, हमारे देश की इंडस्ट्री को खत्म करने का उन्होंने एक प्लान बनाया। यहां से सामान लेकर जाएंगे हम सस्ता, और लेकर आएंगे सस्ता, दो तरीके से सस्ता हो गया। फिर क्या हो गया, उनका जब सामान यहां पर आया, हमारा सामान महंगा था, उनका सामान सस्ता था। और देखो सच्चाई है, अगर कोई भी सामान सस्ता मिलता है ना तो उस देश की डिमांड चेंज हो जाती है। अगर कोई भी सामान सस्ता मिलता है तो उस देश की जो डिमांड है ना वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हमारे देश के लोगों को सस्ता सामान मिलने लग गया, और सस्ता सामान मिलने लग गया तो डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई। उसकी डिमांड ज्यादा होने लग गई, हमारे देश की डिमांड कम होने लग गई। मतलब ये चीज देखो, हम ब्रिटिश से लड़ रहे थे आजादी के लिए, लेकिन हमारे देश के लोग भी उसी का सामान खरीद रहे थे, कारण क्योंकि उसका सामान सस्ता था, हमारे देश के लोग गरीब थे। हस्तशिल्प कुटीर उद्योग का पतन हुआ, भेदभाव तरीके से टैरिफ नीति अपनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्तुओं पर भारी निर्यात शुल्क लगाया। भारी निर्यात, अगर हमारे देश का कोई व्यापार करता है ना तो निर्यात शुल्क बहुत ज्यादा लगा लिया। कच्चे माल को निर्यात शुल्क को छूट दे दी गई। मतलब सुनो, हमारे देश का जो सामान बना हुआ है ये विदेश जा रहा है बिकने के लिए, तो टैक्स बहुत ज्यादा लगाया। लेकिन हमारे देश का ही अगर कच्चा माल है जो ब्रिटिश में जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स क्या कर दी, हटा दी गई। साथ ही सरकार ने भारत में विदेशी वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात कर दिया। मतलब यहां से अगर हमारे देश का कोई इंसान हमारे देश का कोई सामान बना रहा था तो टैक्स लग रहा था, और ब्रिटिश सरकार यहां से कच्चा माल लेके जा रही थी अपने देश में, टैक्स नहीं लग रहा था। फिर विदेश से सामान अगर बनकर आ रहा है तो भी टैक्स नहीं, तो हमारे देश का सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करा गया। ब्रिटिश माल से प्रतिस्पर्धा, कम लागत, खर्चा कम था, बेहतर तरीके से बनाया जाता था, टेक्नोलॉजी में तो वो आगे था ही। ब्रिटिश बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार कर रहा है,
ठीक है, जिस कारण से हमारे माल बाजार से, हमारे देश का जो सामान था वो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन सहन नहीं कर पाए और वो धीरे 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 खत्म हो गए। अब देखो लॉस ऑफ इंटरनेशनल डिमांड। जब इंटरनेशनल डिमांड कम हो गई तो हमारे देश की कंपनियां खत्म हो गई। ठीक है, क्या लिखा है, यूरोपियन कंट्री मेड लॉ परवेंट एंट्री गुड्स इंडियन, मतलब उन्होंने रोक लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भारत का सामान नहीं खरीदा जाएगा, डिमांड कम हो गई। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, देखो द मिडिल क्लास वॉज इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, डिमांड लोगों की चेंज हो रही थी, जिस कारण से हमारे देश का सामान बिकना बंद हो गया। हमारे देश का सामान बिकना बंद होगा तो हमारे देश की इंडस्ट्री बंद हो गई। इंट्रोड्यूस रेलवे। अब देखो रेलवे का सिस्टम क्या है। अब देखो रेलवे का सिस्टम देखो। रेलवे का सिस्टम क्या है, ये ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन मान लो, ये इंडिया, ठीक है, ये इंडिया, वहां से ये समुद्र के रास्ते से वहां से ये समुद्र, ठीक है, सी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, ठीक है, सामान लेकर आते थे। यहां पर शिप पोर्ट पर सामान आ गया, यहां से इन्होंने क्या करा, रेलवे लेकर आए। अब एक जगह से दूसरी जगह सामान जल्दी पहुंचने लग गया, गांव गांव तक सामान पहुंचाने लग गए, दूर दराज के इलाकों में सामान पहुंचाने लग गए, है ना, जिस कारण से क्या हुआ, दूर दराज के इलाकों में भी अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री खुली हुई थी वो भी बंद हो गई। वही लिखा हुआ है, द रेलवे नेटवर्क बढ़ गया, गुड्स जो है इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के अंदर अंदर तक पहुंचने लग गया। इंडियन गुड्स फेस कंपटीशन, भारत की वस्तु कंपटीशन फेस करने लग गई, खत्म हो गया। लॉस ऑफ पैट्रोनेज, द इंडियन रूल किंग। अब देखो किंग वाला का मतलब प्रिंसेस कोड खत्म हो गए। जैसे जब ब्रिटिश सरकार से पहले राजा महाराजाओं का काल होता था, तुमने एक कार्टून देखा होगा पोगो पर, छोटा भीम। छोटा भीम के अंदर तुमने देखा होगा ना, उसमें एक राजा होता है, बाहर से कोई आता है जादू वाला दिखाता है या सामान दिखाने के लिए आता है, फिर वो अपनी प्रजा को बोलता है इसका सामान खरीदो। वही चीज पहले भी होता था, बाहर से लोग आते थे, हमारे देश के लोग जाते थे, सामान की प्रदर्शनी करते थे, राजा को पसंद आता था तो वो अपनी प्रजा में बोलता था कि इसका सामान बहुत अच्छा, खरीदो, डिमांड बढ़ जाती। वो खत्म हो गए। अब जैसे ट्रेड फेयर लगता है ना, वैसे ही, ठीक है, लगता था वहां पर, खत्म हो गए वो। वही देखो ये सारी चीज बताई गई है। मांग की कमी हो गई, भारत का मांग का नया पैटर्न बदल गया, रेलवे की शुरुआत हो गई, रेलवे के नेटवर्क अंग्रेजों ने भारत में भागों में बढ़ा दिया, अपना माल ले जाने की मदद की। इस प्रकार भारतीय वस्तु दूर दराज के इलाकों में प्रतिस्पर्धा करने लग गई, खत्म हो गया रेलवे का। रेलवे नेटवर्क के कारण हमारे देश की डिमांड कम हो गई। संरक्षण का नुकसान, राजाओं और नवाबों के शासन के अंत के परिणाम स्वरूप भारतीय राजा महाराजा खत्म हो गए। हाथ से बनी हुई वस्तु राजा महाराजा के टाइम पर होती थी ना, वो भी खत्म हो गई। फॉरेन ट्रेड। अब आता है विदेशी व्यापार कैसा था ब्रिटिश सरकार के दौरान, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में विदेशी व्यापार कैसा था ये बताना है, ठीक है। द ब्रिटिश स्टेब्लिश मोनोपोली, उन्होंने एकाधिकार अपना लिया पूरे भारत के ऊपर। पूरे भारत के ऊपर किसका कब्जा, ब्रिटिश का कब्जा, मतलब पूरे भारत, चारों तरफ से पूरे भारत के ऊपर किसका कब्जा हो गया, ब्रिटिश का कब्जा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। लगभग 50% व्यापार ग्रेट ब्रिटेन से होता था, बाकी जो बचा हुआ होता था वो चाइना, श्रीलंका और पर्शिया से होता था। देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द ट्रेड, जितना भी व्यापार होता था उसका आधा हिस्सा 50% ग्रेट ब्रिटेन से होता था। बिफोर द कॉलोनियल पीरियड इंडिया वाज मेजर एक्सपोर्टर, इनके पहले
ब्रिटिश सरकार के आने से पहले हमारा देश मेजर एक्सपोर्टर था, यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में सामान जाता था, ठीक है। और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का, यहां से कच्चा माल जाता था, इंपोर्ट होता था फिनिश गुड्स। इंडिया एक्सपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक सिल्क, कॉटन, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सारे क्या थे हमारे, क्या होते थे, एक्सपोर्ट करे जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जब दो देशों के बीच में क्या होता है, व्यापार, वो सरप्लस में होता था, फायदे में होता था, ठीक है। लेकिन वो जो व्यापार होने लग गया वो किसके लिए होने लग गया, सिर्फ और सिर्फ जो भी फायदा होता था वो सारा का सारा फायदा कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर जाती थी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अंग्रेज ने भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। ग्रेट ब्रिटेन के साथ आधे से ज्यादा व्यापार होता था, बाकी बचा हुआ इन देशों के साथ। औपनिवेशिक काल से पहले भारत तैयार माल का एक प्रमुख निर्यातक था। ब्रिटिश शासन ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। पहले हमारे देश से फिनिश गुड्स जाता था, उनके आने के बाद हमारे देश से सिर्फ रॉ मटेरियल जाने लग गया। भारत कच्चे कपास इन सब में प्राथमिक उत्पाद और निर्यातक था। हम कपास, रेशम और पूंजीगत सामान आयात करते थे। मतलब इस क्षेत्र में क्या था, निर्यातक बाहर जाता था और इस क्षेत्र से हम क्या करते थे, आयात करवाते थे। भारत का व्यापार संतुलन के अनुकूल था, अधिशेष था, फायदे में था। इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल, मतलब फायदे में था। देयर वाज एक्सपोर्ट सरप्लस, फायदा बहुत ज्यादा होता था। एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट ब्रिंग गोल्ड और सिल्वर इंडिया, इट डिड नॉट बेनिफिट इंडिया। मतलब जो भी फायदा होता था वो इंडिया के बेनिफिशियल के लिए नहीं था। द सरप्लस वाज यूज्ड मेंटेन द ऑफिस, ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए, गोला बारूद खर्चा, लड़ाई झगड़े के लिए जो खर्चा आता था वो, टू मीट वॉर एक्सपेंडिचर, उनको खर्च किस चीज के लिए, लड़ाई झगड़े में खर्च के लिए। और इंपोर्ट इनविजिबल आइटम का इंपोर्ट कराने के लिए जो सामान का खर्चा होता था वो कहां से, इसी सरप्लस के लिए यूज करा जाता था, ठीक है। मतलब ब्रिटिश सरकार के दौरान पे व्यापार तो बहुत अच्छा होता था, दो देशों के बीच में व्यापार सच में बहुत अच्छा होता था, ठीक है। और जब दो देशों के बीच में व्यापार होता था तो व्यापार जो होता था वो फायदे में होता था, और ये फायदा सिर्फ ब्रिटिश सरकार अपने लिए यूज करती थी, ठीक है। भारत का व्यापार संतुलन, वही मैंने बताया, अधिशेष था, निर्यात होता था ज्यादा, लाभ होता था, लेकिन लाभ जो है सोना चांदी भारत को कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ लाभ किसके लिए होता था, ये ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा यूज करा जाता था, ठीक है। और युद्ध को पूरा करने के लिए करा जाता था, आवश्यक आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए करा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब जननांकीय रूपरेखा कैसी थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, जननांकीय रूपरेखा कैसी थी। मतलब देखो, पॉपुलेशन सिचुएशन वाज शो, पॉपुलेशन की सिचुएशन दिखानी है। ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज 16%, मतलब टोटल हमारे देश में जो टोटल पढ़े लिखे लोग थे मात्र 16% थे। कितने पढ़े लिखे लोग थे, मात्र 16%। लेकिन फीमेल जो थी उसमें से वो कितनी थी, मात्र 7%। फीमेल की संख्या कितनी थी, मात्र 7%। समझ में आ गया, कितनी थी, मात्र 7%। डेथ रेट वॉज वेरी हाई, मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ड्यू टू इन एजुकेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी उस समय अच्छी नहीं थी ब्रिटिश सरकार के दौरान। अब टॉपिक चल रहा है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉपुलेशन की सिचुएशन कैसी थी। पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या कम थी,
मरने वाले लोगों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी वाज वेरी हाई, नियरली 218 पर थाउजेंड। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जब एक 0 से लेकर 1 साल के जो बच्चे होते हैं, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। मरने वाले छोटे बच्चों की संख्या क्या थी? वो भी ज्यादा थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो, 44 ईयर, ठीक है। किसी किसी बुक में 39 लिखा हुआ होगा, किसी किसी बुक में 34 लिखा हुआ होगा। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जीवन जिंदा रहने वाले लोगों की जो संख्या थी, कितने साल तक जिंदा रहते थे, वो कितने साल तक, ये 44 लिखा है किसी बुक में, किसी बुक में 39 लिखा हुआ है। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वाज अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा मात्रा में उस समय गरीबी पाई जाती थी, ठीक है। देखो, जनसंख्या की स्थिति बतानी है, जननांकिकीय रूपरेखा बतानी है, साक्षरता दर कितनी? मात्र 16%। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बोल दे अगर जननांकिकीय रूपरेखा क्या है तो यही बतानी है। 16% लोग पढ़े लिखे थे, जिसमें से महिला का प्रतिशत मात्र 7% था, ठीक है। अब देखो, तुम यहां कंफ्यूज हो जाओगे। 16% पढ़े लिखे हैं, उसमें से 7% अगर महिला है तो बाकी के तो तुम बोलोगे 9% क्या है? पुरुष है। गलत, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब 16 का 7%, 16 को बेस मानना है, 16% का 7% निकालना है। 16 का 7% निकालोगे, जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा महिलाओं का, ठीक है। अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्यों होता था ऐसा? मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि जो सार्वजनिक अस्पताल थे, सरकारी हॉस्पिटल्स थे, उनकी संख्या कम थी, ठीक है। शिशु मृत्यु दर लगभग 218 थी, 1000 बच्चों में 218 बच्चे मर जाते थे। जीवन प्रत्याशा लगभग 44 वर्ष थी। जो जिंदा रहने वाले सालों की होती है, जो कितने साल तक जिंदा रहेंगे, वो कितने थे? 44। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा क्या था? अधिक गरीबी में बीतता था, ठीक है। फिर द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ए ग्रेट डिवाइड 2021 में कंसीडर वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बिफोर 21 द पॉपुलेशन वाज, इंडिया वाज फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीजिंग द वन सेंस एंड डिक्रीजिंग द अदर। आफ्टर 19 द पॉपुलेशन एवर डिक्रीज, स्लोड कंटिन्यूसली इंक्रीज। देखो क्या लिखा हुआ है हिंदी वाले, देखो, महाविभाजन का जो वर्ष है 21 को, 1921 को आया। विभाजन का वर्ष माना जाता है 1921 से पहले भारत की जनसंख्या में उतार चढ़ाव होता रहता था। मतलब अगर हम 1921 की बात करें, इससे पहले भारत में उतार चढ़ाव हो रहा है। एक जनगणना में यह बढ़ जाती थी तो दूसरी जनगणना में यह घट जाती थी। 2021 के बाद जनसंख्या में कभी भी निरंतर वृद्धि नहीं हुई, यह घटती चली गई। मतलब दो सेक्शन, एक आया 1921 से पहले और इससे बाद। इससे पहले जनसंख्या बढ़ती जाती थी, कम होती जाती थी, लेकिन इसके बाद जनसंख्या लगातार घटती चली गई, लगातार घटती चली गई, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसाय की संख्या क्या होती है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में देखो 3 सेक्टर होते हैं। सेक्टर हमारे 3 होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसमें क्या होता है? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग कहां कहां काम कर रहे हैं, ये डिवाइड करा हुआ सेक्शन होता है। 70 से 75 जो प्राइमरी सेक्टर है, इसमें 70 से 75% लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे, जिसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आती है? खेती बाड़ी, माइनिंग करना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, ये सारी चीज प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। लेस देन 10% वर्कर इन सेकेंडरी सेक्टर, दूसरे सेक्टर के अंदर 10% से भी कम लोग काम करते थे। दूसरे सेक्टर के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आती है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कुछ कुछ बनाने वाली इंडस्ट्री, ठीक है। तीसरे सेक्टर के अंदर आती है सर्विसेज, जो 15 से 20% के आसपास थी। हर किसी किसी बुक में 18% है, किसी से बहुत फ्लक्चुएट होती रह रही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो 15 से 20% के आसपास तीसरे सेक्टर। तीसरे सेक्टर के अंदर क्या? बैंकिंग की सेवा, इंश्योरेंस की सेवा, ये सारी सेवा आने लग गई, ठीक है। फिर व्यावसायिक संरचना कैसी थी?
देखो बता दिया। अब ये हिंदी में आ गया। 70 से 75% प्राथमिक क्षेत्र, 10% द्वितीय क्षेत्र में, 15 से 20% तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में खेती बाड़ी आती है, द्वितीय क्षेत्र में माइन वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गई, औद्योगिक आ गया, और तीसरे के अंदर सर्विसेज आ गई, सेवा आ गई। ठीक है। इन मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल प्रेसिडेंस, द डेवलपमेंट वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर वॉज लो। इन उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब डिपेंडेंस वर्कर प्राइमरी सेक्टर, मतलब इन इलाकों में जो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग थे वो बहुत कम थे, और इन इलाकों में प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग ज्यादा थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अब देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आल्सो शो द बैकवर्डनेस, ये हमें ये भी दिखाता है कितनी बैकवर्डनेस पाई जाती है देश के अंदर। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में पहले के अंदर 75 के आसपास है, लेकिन हमारे देश के अलावा जितने भी देश हैं उसके अंदर लगभग ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी और तीसरे सेक्टर में ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, पहले में काम करते हैं लोग। ठीक है। इससे यह पता लगता है कि हमारा देश बहुत पीछे है। जिस भी देश में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है वो देश बहुत पीछे होता है। ठीक है। देखो क्या लिखा है, बंबई, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी में प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या क्या थी, निर्भरता कम थी। उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में निर्भरता अधिक थी। व्यवसायिक संरचना ये बताता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये बताता है कि विकसित देश के अंदर और विकासशील देश के अंदर और अंडर डेवलपमेंट के अंदर कितना डिफरेंस होता है। जो विकसित होते हैं उसमें दूसरे और तीसरे सेक्टर के अंदर ज्यादा लोग काम करते हैं। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा था इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना कैसी थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक सम स्टेप डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी अच्छी करी ब्रिटिश सरकार ने, कुछ अच्छे काम करे, जैसे रेलवे का विकास कर दिया। ठीक है, रेलवे का विकास कर दिया। उसके बाद अ नंबर ऑफ रोड का निर्माण कर दिया हमारे देश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट और टेलीग्राफ का, पोस्ट ऑफिस जो तुम देखते हो ना, भारतीय पोस्ट, डाक खाने, इन सब का निर्माण करा उन्होंने। ठीक है। फिर उसके बाद भारत में रेलवे की सुविधा शुरुआत करी, सड़कें बनाई गई, डाक और टेलीग्राफ की सुविधा प्रदान करी गई। ठीक है। फिर सी पोर्ट, सी पोर्ट मतलब ये जो भी करा उन्होंने अपने फायदे के लिए करा। ब्रिटिश सरकार से समुद्र के रास्ते सामान आता था, सी पोर्ट पर आता था। यहां से उन्होंने रेलवे के नेटवर्क बिछाए सामान लेकर जाने के लिए, रेलवे से रोड के नेटवर्क बिछाए सामान गांव गांव तक पहुंचाने के लिए। द आइसलैंड waterways was built along the coast of Odisha by spending huge amount of money। उन्होंने ही अपने फायदे के लिए एक आइसलैंड बनाया उड़ीसा के आसपास, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च करके, बट इट वाज अनइकोनॉमिक, इट कुड नॉट compete विद द रेलवे। लेकिन ये अनइकोनॉमिक था, ये रेलवे से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया, इसमें नुकसान हो गया ब्रिटिश सरकार का। ठीक है। वही देखो लिखा हुआ है, कच्चे माल निर्यातक और भारत माल के संभालने के लिए बंदरगाहों का निर्माण करा। धन खर्च करा किसके लिए, उड़ीसा के तट पर अंतर्देशीय जलमार्ग बनाया गया, लेकिन यह लाभकारी नहीं था। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे वाज इंट्रोड्यूस, इतना कब आया, 1950 में, सॉरी 1850 में रेलवे आया, और 1853 में मुंबई टू ठाणे पहली रेल चली। याद रखना डेट। पॉजिटिव इफेक्ट रेलवे का आया ना, रेलवे हेल्प पीपल ट्रेवल डिस्टेंस, प्रमोट, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो गई। रेलवे प्रमोट कमर्शियल फार्मिंग, मतलब अब यहां का सामान दूसरी जगह भी जाकर बिकने लग गया, कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट कर दिया। इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड, अब रेलवे की सहायता से सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी जाने लग गया तो एक्सपोर्ट बढ़ गया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल गॉट जॉब, रेलवे के अंदर नए नए लोगों को नौकरियां मिलने लग गई। ठीक है। शुरुआत कब हुई, 1950 में, और सॉरी 1850 में, 1853 में पहली रेल चली। ठीक है। समझ देखो, लंबी दूरी तय करने लग गई,
वाणिज्य खेती को बढ़ावा दिया, निर्यातक हो गया, बड़ी संख्या में लोग नौकरी पाने लग गए। नेगेटिव इफेक्ट भी है, रेलवे हैड टू ब्रिटिश कलेक्ट द रॉ मटेरियल। रेलवे के आने से फायदा होने लग गया ब्रिटिश सरकार को, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल कलेक्ट करने लग गए। फ्रॉम इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया हैज सेल्फ फिनिश गुड्स, और वो अपना सामान ज्यादा से ज्यादा गांव के इलाकों में बेचने लग गए। किसके द्वारा? रेल के द्वारा ही तो। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे प्रमोट कमर्शियल फार्मिंग, द विलेज लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशियंसी, रेलवे हेल्प ब्रिटिश टू मूव आर्मी क्विकली। अब देखो, रेलवे के आने से क्या हुआ, विलेजेस तक सामान सही से पहुंचने लग गया। ठीक है। लेकिन नुकसान क्या हुआ, कमर्शियल फार्मिंग भी गांव तक आ गई, और रेलवे की सहायता से जो उनके फोर्स थे, लड़ाकू बंदूक लेके जो इधर उधर चलते थे, वो जल्दी पहुंचने लग गए। ठीक है। देखो, कच्चा माल इकट्ठा करने दूर दराज के इलाकों में जाने लग गए। वाणिज्य खेती को बढ़ावा मिला, गांव आत्मनिर्भरता खो दी, गांव ने आत्मनिर्भरता खो दी। पहले वो आत्मनिर्भर थे, खुद खेती करते थे, अब बंद हो गया। ठीक है। तेजी से सेना तेजी से आने लग गई, आंदोलन लड़ाई झगड़े में मदद करने लग गए। ये देखो, है ना, ये देखो कितना हो रहा है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, क्या ब्रिटिश रूल ने कुछ अच्छा काम करा? बिल्कुल हाँ, ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ अच्छा काम करा। ठीक है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कमर्शियल एग्रीकल्चर। पहले हम लोग, हमारा जो पेट है ना, हमारा जो पेट है, वो हमारा पेट पहाड़ पेट है। पेट एक पहाड़ है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले हम निर्वाह खेती करते थे। ठीक है। पहले हम निर्वाह खेती करते थे, स्टैग्नेंट फार्मिंग करते थे। अब क्या करने लग गए? सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अब क्या करने लग गए? हम वाणिज्य खेती, व्यापार करने लगे। किसने सिखाया? उन्होंने तो सिखाया। डेवलपमेंट, रोड और रेलवे, रोड और रेलवे वही लेकर आए सबसे पहले। अगर वो नहीं लाते तो हमारे देश के अंदर रोड और रेलवे आता, लेकिन बाद में आता। बार्टर सिस्टम, पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु के बदले वस्तु, है ना। पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। वही उन्होंने हमें मॉनेटरी पॉलिसी सिखाई। आज भी चलता है, गांव के इलाकों में आज भी चलता है। दिल्ली, हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के इलाकों में भी आज भी चलता है। देख, हम आवाज लगाते हैं टूटे फूटे फोन से, जीरा ले लो, पता नहीं क्या क्या है सिस्टम। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ही सिखाया कि देश को चलाते कैसे हैं। हम लोगों को देश चलाना नहीं आता था, पहले राजा महाराजा चलाते थे, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन से देश कैसे चलता है उन्होंने ही सिखाया। उन्होंने ही तो बोला अपना संविधान लेकर आओ, तभी तो अंबेडकर जी ने संविधान लिखना चालू करा। इंट्रोड्यूस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हेल्प द कल्चर इन द अवेकिंग इन इंडिया। मॉडर्न एजुकेशन, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आने लग गए वो। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें स्टडी करनी चाहिए, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। किसके अंदर? मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। ये देखो, वाणिज्य खेती के लिए दिया, सड़कों और रेलवे का विकास करा, ये फायदेमंद है। विनिमय प्रणाली को खत्म करके मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आए। प्रशासन की व्यवस्था, कुशल प्रणाली, उन्होंने तो सिखाया देश चलाते कैसे हैं। आधुनिक शिक्षा को क्या दिया? बढ़ावा दिया। साइलेंट फीचर इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ साइलेंट फीचर है। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड, बहुत पीछे था। ठीक है। कल्टीवेशन एंड अनजस्ट लैंड टर्न्योर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल द बैकवर्डनेस। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश था, और इस कृषि प्रधान देश के कारण ही हमारा देश बहुत पीछे था। ठीक है। ट्रेडिशनल इंडियन कटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन, हमारे देश के अंदर जो ट्रेडिशनल पुराने जमाने की जो इंडस्ट्री थी, या जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो धीरे धीरे क्या होने लग गई? डिक्लाइन हो गई। ठीक है। और मॉडर्न इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या हो गई? ग्रोथ हो रही थी, बहुत स्लो स्लो ग्रोथ हो रही थी, बहुत स्लो स्लो ग्रोथ हो रही थी। पॉपुलेशन सिचुएशन आल्सो स्लोड द बैकवर्डनेस। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, बैकवर्डनेस शो हो रही थी। बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी क्या था? बहुत ज्यादा था, जिस कारण और मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था, मतलब मरने वालों की भी संख्या ज्यादा थी, और पैदा होने वालों की भी संख्या ज्यादा थी। इससे क्या पता लगता है? जो है हॉस्पिटल की फैसिलिटी बेकार है। ठीक है। अनएजुकेटेड लोग हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारतीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। ठीक है। पिछड़ा था, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां के कारण पारंपरिक कुटीर उद्योग खत्म हो गया, जनसंख्या की स्थिति बहुत ज्यादा थी, पिछड़ापन था, जीवन प्रत्याशा कम थी, है ना, मरने वाले की मृत्यु दर और जन्म दर क्या थी? वो बहुत ज्यादा थी।
इंडिया ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर वाज अनबैलेंस। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या था? अनबैलेंस था। प्राथमिक क्षेत्र में भी ज्यादा काम करने वाले लोग थे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बहुत कम थे, थोड़ा ज्यादा थर्ड सेक्टर के अंदर थे, तो ये अनबैलेंस था। बैलेंस होना चाहिए तीनों सेक्टर के अंदर, सिचुएशन के अनुसार देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सारे लोग काम करने चाहिए। मेजर एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल गुड्स था और इंपोर्टर हो गया फिनिश गुड्स का। यहां से कच्चा माल ब्रिटिश सरकार लेके चली आती थी, तैयार माल लेकर आती थी। आवर बैलेंस ट्रेड वाज फेवरेबल। हमारा बैलेंस ट्रेड जो था ना वो फायदेमंद था, लेकिन किसके लिए? ब्रिटिश सरकार के लिए। देखो, व्यावसायिक संरचना असंतुलित था। प्राथमिक क्षेत्र बहुत ज्यादा हिस्से में लगा हुआ था काम करने वाला। ब्रिटिश शासन के भारत में को तैयार माल लेकर जाते थे और निर्यात, मतलब ये जो हम ना साइलेंट फीचर पढ़ते हैं, साइलेंट फीचर मतलब जो बातें बुक के अंदर नहीं लिखी हुई है ना, तो ये सारी बातें तो हमें पता ही है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन साइलेंट फीचर का ना पॉइंट दे दिया। व्यापार संतुलन में था, फायदे में था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया सर्व द ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंडिया वाज वेल्थ ड्रेन ब्रिटेन। इंडिया एक्सपोर्ट सरप्लस, फायदे में होता था। गवर्नमेंट ऑफ फाइट, ब्रिटिश अपने जो फाइट है उनके लिए यूज करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द इंडियन, बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स वसूलते थे। इंडियाज ट्रेजर्स वेयर टेकन अ ब्रिटेन, अ लॉट ऑफ गोल्ड, प्रेसियस स्टोन। फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिश सरकार गई यहां से तो बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड लेके चली गई, महंगे महंगे पत्थर लेके चली गई, स्टोन लेके चली गई। दे सोल्ड देयर गुड्स इंडिया एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। उन्होंने भारत की वस्तुओं को ही बेच दिया, भारत को खोखला कर दिया, है ना। तुमने सुना होगा कि पहले भारत एक बहुत विशाल देश था और भारत सोने की चिड़िया बोला जाता था, वो सोना लेके चले गए, चिड़िया चिरोटा चिरोटा बच गया। रॉ मटेरियल वाज परचेज एट वेरी कॉस्ट, बहुत सस्ते दामों पर वो खरीद लेते थे। मतलब उन्होंने ना हमारे देश की गति मार दी, बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश का सिस्टम बिगाड़ दिया। ठीक है। निर्यात फायदे में होता था। ब्रिटिश सरकार भारी कर वसूला, खजाने को ब्रिटिश लेकर चले गए, भारत में अपना माल बेचना चालू कर दिया, मुनाफा कमाने लग गए, कम दामों पर वो कच्चा माल लेकर चले गए। इकोनॉमिक चैलेंज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या चैलेंजेस थे? इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड, बहुत पीछे था। प्रोडक्ट